हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान एकेडमी में फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर की जो सीरीज चल रही है फर्स्ट ग्रेड की, उसके अंदर हम अभी वेव एंड ऑसिलेशन में चल रहे थे। और वेव एंड ऑसिलेशन के अंदर जो है मैं आपको उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है वो पोर्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरेटिकली, या फिर बेसिक जिसको कह सकते हैं, वो बेसिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है, और एक दो जो है क्वेश्चन आता है वो किसमें से आता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में से। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारे पोटेंशियल वेल वाले फॉर्मूला है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि अगर मान लीजिए आपको पोटेंशियल वेल वाले केस में कि आपको एक पोटेंशियल गिवन है और ये पूछा गया है कि कहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो होगा, या फिर कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी। क्योंकि आपको पता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहीं क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक ऐसा कि u इज गिवन बाय ux इज गिवन बाय a x टू द पावर 12 और माइनस b x टू द पावर 6। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ कहा गया है कि a एंड b आर पॉजिटिव नंबर, कह सकते हैं पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, ये हमें गिवन है और पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, ये पढ़ देता हूँ मैं, हिंदी में लिखा हुआ है। एक द्विपरमाणुक अणु के लिए स्थिर ऊर्जा फलन निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है। यहाँ a b धनात्मक नियतांक है, x परमाणु के मध्य की दूरी है। परमाणु के मध्य बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। एक तो क्या निकालना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। फर्स्ट केस क्या है, आपको फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरा और x के किस मान के लिए ux बराबर 0 और ux न्यूनतम होगा। ठीक है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे ux कितना आ जाए, 0 आ जाए, और ux कितना आ जाए, मिनिमम आ जाए। ये 2-3 केस आपको दिए हैं। तो कुल मिला के क्या है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, चाहे कुछ भी पूछा हो आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें ये दिमाग में रखना है कि हमें जब इस जो हमें एक फंक्शन दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी का, उसके अंदर आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट और जो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, स्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, और अनस्टेबल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। बस ये दिमाग में आपको रखना है। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इन सबको चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो हमारी बेसिक चीज़ क्या है कि हमें क्या करना है, अल्टीमेटली मैक्सिमम और मिनिमा निकालना, जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं। और मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव 0, जो वैल्यू आएंगी उसको सेकंड डेरिवेटिव में रखिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है वैल्यू तो मिनिमम हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा तो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, बस तो हम क्या करना है, du/dx निकालना है ना। अब क्योंकि एक ही फंक्शन है तो इसको मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, टोटल डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्या हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव करेंगे तो x टू दी पावर -12, तो -12 a आगे आ गया। ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी, x टू दी पावर 13, फिर माइनस तो प्लस में 6b अपॉन x टू दी पावर 7। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, आप इतना तो समझ सकते हो। इसका क्या करोगे, -1 और -1, सॉरी ये तो अपना वो हो गया। ठीक है, और -12 क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो भी n है वो आगे आ जाएगी, बाकी उसमें से n में से क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसी चीज़ मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल होना चाहिए। जैसे इसको 0 के इक्वल करोगे तो 12a अपॉन ये इज इक्वल टू 6b अपॉन x टू दी पावर 7, ये मिल गया। यहाँ से x टू दी पावर 7 और इसको सोल्व कर सकते हैं, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो x टू दी पावर 13 और ये 17 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, x टू दी पावर 6 बचेगा, इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 12 से 2a अपॉन b। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको, चलो यहाँ लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू 2a अपॉन b टू दी पावर 1/6। ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट केस हमारा हो गया। इस पॉइंट पे क्या होगा कि u 2a अपॉन b अगर आप रखते हो तो वो कितना आएगा, 0, है ना। x इक्वल टू इस x की आप क्या रखते हो, अगर 2a अपॉन b रखते हो, अच्छा 2a अपॉन b टू दी पावर 1/6 चाहिए, है ना। एक सेकेंड, u x ऐसे लिख देता हूँ, 8x इक्वल टू 2a अपॉन b टू दी पावर 1/6 इज इक्वल टू
0। यानी कि आप जब ये वैल्यू यहाँ रखते हैं तो अल्टीमेटली क्या जाएगा आपके पास, ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। सोल्व करके देख लेना, आपको 0 ही मिलेगी, है ना। हो गया यहाँ तक सॉल्यूशन, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा पहला केस। पहले केस के लिए हमने देख लिया कि पहले केस के लिए जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वाला केस, है ना। ये मिनिमम कहाँ होगा, तो मिनिमम कहाँ होगा, अगर एक ही पॉइंट मिल रहा है तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, लगभग मिनिमम। लेकिन देखते हैं वैल्यू क्या आनी चाहिए मिनिमम के लिए। आप देखिए इसका क्या करना है, हमें सेकंड डेरिवेटिव करना है। जैसे इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, -12 तो ऑलरेडी था, 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई -13, ठीक है, a डिवाइडेड बाय x⁻14। फिर यहाँ जाइए, ये हो जाएगा प्लस के अंदर ये कितना था, 6 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, है ना। और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7b/x⁸, ठीक है। तो 13 इंटू इसको करेंगे अपन मल्टीप्लाई, तो ये आएगा करीब 156 a/x⁻14, ये हो जाएगा -42, ठीक है, 42। ये क्या मिल जाएगी आपको, इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट x, क्योंकि x अपने पास कितना है, x अपने पास है ये रहा, है ना, यहाँ निकाला था ना 2a/ ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 56a डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2a/b⁴ माइनस 42b 2a/b ये कितना है, 8/6, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी। इसको आगे सोल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है फाइनल वैल्यू, वो फाइनल वैल्यू मैं लिख देता हूँ, आप इसको सोल्व करके देख लेना, है ना। आपको क्या करना है, पहले इसको किस में कर लोगे, ये हो जाएगा 7/3, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4/3, ठीक है, 7/3 4/3। तो a⁻ को इसको ऊपर ले जाना और इसको आगे सोल्व करोगे, माइनस करके जब आप इसको देखोगे अल्टीमेटली जो आपके पास फाइनल आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। और वो फाइनल आंसर कितना आएगा, वो आएगा यहाँ पे आपके पास 18b² और b/2a⁻1/3, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारे के सारे क्या हैं, हमने पहले लिखा कि ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो जब ये सारे के सारे पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू क्या होगी, >0, ठीक है, या कह सकते हैं क्या होगा, पॉजिटिव। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या होगी, ये एनर्जी क्या होगी, मिनिमम एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहा गया कि एक फोर्स फाइंड आउट करो, तो फोर्स क्या होगा, F(x) क्या होता है, -∂u/∂x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को माइनस लिख दो। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स कितना आ गया, 12a/x⁻13 और 12 माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये -b/x⁻7, ठीक है। तो फोर्स में इसमें रिलेशन F -∂u/∂x, तो हमने क्या किया, ∂u/∂x हमारे पास है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या बनी, हमारा फोर्स आ गया Fx जो होगा वो, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ये ऐसा सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अभी यहाँ क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन, क्योंकि पावर क्या आ रही है, 6 में आ रही है ना। तो ये आपको पावर जो है किस में देंगे, स्क्वायर या क्यूब में दे देंगे, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या है नहीं, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के ये इस तरह का एक क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका हूँ, ये हमारा यहाँ पे सोल्व हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक क्या था, नेक्स्ट था सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना। नेक्स्ट है सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है, उसमें हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब फाइंड आउट करी थी, ठीक है। तो उस इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर हम कोई क्वेश्चन करके देखते हैं। एक क्वेश्चन आगे दे रखा है कि एक दोलक निम्न संबंध के अनुसार सरल आउट गति करता है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x = 0.1, x = 0.1 sin 2πt + π/6, 2πt + π/6, और ये किस में दे रखा है, मीटर में, ठीक है। आगे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है t = 2 सेकंड पर दोलक का विस्थापन, वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए।
यदि दोलक का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है तो इसी समय पर प्रत्यानयन बल, गतिज ऊर्जा, पूरा सब कुछ पूछ लिया, जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे उन सब कुछ के बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करो तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है कि ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हमने पढ़ी है, किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। अब आप इससे कंपेयर करिए, ए फॉर क्या है इसमें, आयाम, एम्पलीट्यूड कितना होगा 0.1 मीटर, क्योंकि मीटर में गिवन है। ओमेगा कितना है, टी के मल्टीप्लाई में जो भी है वो सब क्या है, ओमेगा कितना है 2 पाई। ठीक है, अच्छा ओमेगा नोट लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे ओमेगा नोट ले लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए 5, इनिशियल फेज कितना है, वो है π/6, कंपेयर कर लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस इक्वेशन से निकाल ली। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपके पास क्या है, जरूरी नहीं है, अब देखो इसमें ऐसा हो सकता है ये ऐसे लिख देता, तो जरूरी नहीं है कि हम पहले जो टी के मल्टीप्लाई में उसको लिखना है, ये दिमाग में रखना है, ये उल्टा सुल्टा कर सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं इसको मान लो 5, इसको जो है ओमेगा मान लो, ये ओमेगा नहीं है, टी के मल्टीप्लाई में जो है वो सब ओमेगा है, बस ये दिमाग में रखना है ना। चलिए अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे क्या क्या फाइंड आउट करना है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको x फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और जो इसका एक्सेलरेशन है उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कैपिटल ए लिख देता हूँ एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि स्मॉल ए हम यहाँ एम्पलीट्यूड के लिए लेते हैं, इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि हाँ x फाइंड आउट करते हैं। x क्या हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड रख दीजिए, तो 0.1 साइन, यहाँ क्या रखेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड रखा तो कितना हो गया 4 + π/6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, अब आप ये जानते हो, पढ़ के आए हो सब लोग। ठीक है, तो 4π + थीटा, यानी 2π + थीटा कितना होता है, साइन थीटा, वही हो जाता है ना, ये पढ़ा ना आपने, साइन 2π + थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 4π भी होगा तो क्या होगा, साइन 2 × 2π + थीटा, ये भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा ही। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, साइन π/6। अब साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, साइन π/6, साइन π/6 का मतलब कितना हुआ 30 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो गया 0.1/2, दैट इज 0.05 मीटर। ये क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, सॉरी एम्पलीट्यूड क्या, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा t इक्वल टू 2 के ऊपर, एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना है 0.1 है। ठीक है, पहला केस हो गया। दूसरा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, कैसे करें, वेलोसिटी का मतलब क्या है, या तो इसका क्या करिए आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, या तो क्या कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, या फिर क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि ओमेगा नॉट a² - x² किसके बराबर होता है, इस वेलोसिटी के बराबर होता है, और t इक्वल टू किस पे निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे हम x इक्वल टू कितना निकाल चुके हैं, 0.05 निकाल चुके हैं ना, तो आप यहाँ से फाइंड आउट करिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2π, तो ये 2π, एम्पलीट्यूड कितना है 0.1 स्क्वायर माइनस इसमें कितना हो जाएगा 0.05 स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्यूशन सोल्व कर लीजिए। आगे सोल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी इसके अंदर, 2π है ना, और ये करेंगे सॉल्यूशन तो ये मिलेगा हमारे पास 0. अच्छा इसका स्क्वायर करेंगे तो ये, इसका करेंगे तो 0.000 और ये सॉरी 25 है ना, तो ये 25, इसमें से इसको माइनस करके सोल्व कर लेंगे, इसमें से माइनस कर लीजिए, माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2π, और इसमें से माइनस होगा तो ये इसको क्या ले सकता हूँ मैं 0.0020 लगा सकता हूँ ना, तो इसमें ये कितना हो गया, इसमें 100 में से क्या करना अपने को 25 माइनस करना, तो 75 बचेंगे, तो कितना हो जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 0.0075। इसको आगे सोल्व कर लीजिए। देखो 2-3 तरीके बता दूंगा मैं अभी आपको, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। इसमें अगर आप कैलकुलेशन हार्ड लग रही है तो हम और कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 10⁻⁴ -4 बार आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻2 और 75। इसको आगे सोल्व करेंगे, 75 को क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास
15 इंटू, अच्छा 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 25 इंटू 3, ठीक है। 25 बार आएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो, 25 बार आएगा तो 5 इंटू 10⁻² इंटू √3, तो कुल मिला के क्या बन गया, ये हो जाएगा हमारे पास 10 पाई इंटू -2, अच्छा -2 से इसको ये करेंगे है ना, कितना होगा 10 पाई, 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1 है ना, तो 0.1 पाई, ठीक है, और साथ में कितना आ गया √3, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा जब आप पाई की इसमें वैल्यू क्या इसको सोल्व करेंगे। पाई कितना होता है 0.1 इंटू 3.14 इंटू √3, ठीक है, तो ये पॉइंट एक आगे और आ जाएगा तो कितना आएगा 0.31, ठीक है, इंटू √3, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √3 कितना होता है 1.7 समथिंग है ना, 1.7 समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे और डायरेक्ट इसमें वैल्यू, ये वैल्यू आपको मिलेगी करीब करीब 0.544 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन क्या लगी आपको, थोड़ी सी हो सकता है लेंथी लगी, दूसरा तरीका कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं तरीका, मतलब ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले कहा अगर आप कंसेप्ट वाइज चलते हैं ना तो कोई समस्या नहीं है आपको, ठीक है। मुझे ये फॉर्मूला याद था इसलिए मैंने इससे कर लिया। मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करोगे, ये तरीका लिख लिया क्या आपने, अब यहाँ से दूसरा तरीका अपनाइए। दूसरा तरीका क्या कहता है, आएगा ये आंसर फाइनली दोनों में। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, वेग होगा, ठीक है। तो क्या कर देंगे dx और dt कर दीजिए, है ना, तो dx और dt करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1 ऑलरेडी है, यहाँ क्या होगा t के मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा तो 2 पाई क्या आ गया, बाहर आ गया, ये मल्टीप्लाई में 2 पाई बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा कोस, तो कोस, सॉरी डिफरेंशियल क्या हो जाएगा कोस, तो कोस हो गया, ठीक है, प्लस π/6, ये हो गया। अब करना क्या है, किस पे चाहिए, t = 2 पे, तो t = 2 यहाँ रखेंगे तो v = कितना आ जाएगा, जैसे t = 2 रखेंगे तो v = हमारे पास आ जाएगा, ये तो हो गया 0.2 पाई, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 पाई, यहाँ से कोस 4 पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो 0.2 इंटू पाई, आगे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा √3/2, क्योंकि कोस 30 कितना होता है √3/2, फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0.1 इंटू पाई इंटू √3, आप देखो वही चीज़ आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, सेम चीज़ आ रही है जो हमने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट करी थी, उसमें भी यही चीज़ आ रही थी ना, 0.1 इंटू पाई इंटू, है ना, इसकी वैल्यू फिर हमने रखी थी 3.14, इसकी रखी 1.7 वो वाली, और उसको सॉल्व करेंगे तो 0.544 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे इससे करो चाहे उससे करो, दोनों एक ही चीज़ है ना, क्योंकि वो मैंने यूज़ क्यों किया पहले वाला फॉर्मूला, क्योंकि मैंने ये फाइंड आउट कर लिया था कि जो हमारा x है वो कितना आ रहा है, x जो है वो उस पॉइंट पे ये आ रहा है, ठीक है। अब ये तो क्या है, क्योंकि पॉइंट में था इसलिए उसको थोड़ा सा अपने को लेंथ लग गया करना सोल्व, लेकिन ये पॉइंट में नहीं होती वजह तो क्या होता, बड़ा सिंपल सा हो जाता है और हाथों हाथ इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्या पूछ रहा है, अगला पूछ रहा है त्वरण, है ना, वेग हमने फाइंड आउट कर लिया, अगला पूछ रहा है त्वरण। त्वरण में क्या करें, फिर से एक बार, या तो क्या करिए, त्वरण क्या होता है हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, थर्ड पॉइंट, है ना, तो त्वरण है उसको मैं कैपिटल A लिख रहा हूँ, तो त्वरण क्या हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, एक्सेलरेशन का अगर फॉर्मूला देखते हो पुराना तो क्या था -ω02 इंटू a, था कि नहीं था, दिमाग लगा के देखो यही फॉर्मूला था, क्योंकि इक्वेशन क्या बन रही है आप देखो, यहाँ से इक्वेशन देखिए आप क्या बन रही है, dt², ठीक है, = -ω0x, ये बन रही थी इक्वेशन। भाई सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की इक्वेशन क्या बनती है, यही बनती है ना, ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम नहीं आया x पे, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या देता है एक्सेलरेशन, तो -ω02 x क्या देगा एक्सेलरेशन, तो -ω02 x क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, तो आप लिख दीजिए -ω0 कितना है, ये रहा 2 पाई यानी कि 4 पाई स्क्वायर, x कितना है, क्योंकि d = 2 पे हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो t = 2 पे कितना था x 0.5 था क्या, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ 0.05 सॉरी, तो कितना था यहाँ पे 0.05, तो 0.05 मीटर, इन सबको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू रखिए 3.14 को 3.14 से करिए स्क्वायर करके और सारी वैल्यू आप रखेंगे, तो ये फाइनल जो वैल्यू आपको मिलने वाली ये मिलेगी -1.972 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं है ना, तो ये आपको पास वैल्यू जो है यहाँ से मिल जाएगी आप,
ठीक है, ये हमने फॉर्मूले से देखा। आप फॉर्मूला नहीं यूज़ करना चाहते हो तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करिए, 2 बार डिफरेंशिएशन करके और x = t = 2 सेकंड रखिए, अपने आप आंसर आपको यही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर इसका द्रव्यमान, सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि अगर इसका द्रव्यमान आपके पास गिवन है, यानी कि इसका मास गिवन है इसी क्वेश्चन में, और कितना है 0.2 किलोग्राम है, यही है ना 0.2, हाँ 0.2 किलोग्राम। इस समय पर प्रत्यानयन बल है ना, प्रत्यानयन बल फाइंड आउट करना है और गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, यानी कि आपके पास फोर्स फाइंड आउट करना है ना। तो फोर्स क्या होता है, Fx = -kx होता है। अब k है क्या आपके पास, नहीं है, लेकिन ओमेगा है, तो k और ओमेगा में क्या रिलेशन होता है, ये होता है ना कि ω02 k/m होता है। ठीक है, तो k = क्या हो जाता है m ω02। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बन गई माइनस, अच्छा k को हटा दीजिए यहाँ पे, m ω02x। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको k दे, k नहीं दे फिर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखी है -0.2 किलोग्राम, ओमेगा कितना है 2 पाई, तो कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए इसको, मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर। x कितना है, x कितना है, हमें वही चल रहा है t = 2 सेकंड, तो t = 2 सेकंड पे x कितना था 0.05 मीटर में। इन सबको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लीजिए, है ना। तो मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा पॉइंट, अच्छा माइनस मत लगाइए, है ना, माइनस का प्रत्यानयन बोल दिया, इसका मतलब क्या ऑलरेडी माइनस में ही है ना। प्रत्यानयन का मतलब क्या ऑलरेडी माइनस में, आपको उसकी मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये होगा 394 न्यूटन। ठीक है, माइनस मैंने क्यों उठा दिया, क्योंकि उसने कहा प्रत्यानयन बल निकाली, तो प्रत्यानयन का मतलब क्या है, रेस्टोरेंट फोर्स ऑलवेज वो डायरेक्शन शो कर रहा है। इन्होंने डायरेक्शन नहीं पूछी, इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये वाला इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, अगला है गतिज ऊर्जा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। ठीक है, तो ½ m कितना है 0.2। अब v ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं v², है ना, v फाइंड आउट कर चुके हैं, कहाँ किया था, अच्छा वो मैंने मिटा दिया है, तो मैं देख लेता हूँ v कितना फाइंड आउट किया था, उसी को मैं ले लेता हूँ। जो v आया था मेरे, वो आया था 0.1 था ना, 0.1 था क्या, नहीं 0.544 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ v² कर देंगे तो 0.544 ये स्क्वायर करेंगे, पूरा स्क्वायर करके और फाइनली आपको सोल्व करेंगे आप इस इक्वेशन को, तो ये आपको मिलेगी करीब 9.86 × 10⁻³ जूल। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी इस तरह से, कोई समस्या नहीं है। अगला पूछा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए। पोटेंशियल एनर्जी t = पे चल रहा है, पोटेंशियल क्या होती है ½ kx²। ठीक है, तो ½ k हमारे पास नहीं, तो k को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ω02 और m से, है ना, m ω02, तो ये क्या हो जाएगा m ω02। x कितना है, सबके वैल्यू कीजिए ½ 0.2 × 4 पाई स्क्वायर इंटू x कितना है 0.0, सॉरी x कितना निकाला था स्टार्टिंग में, हमने x निकाला था हमने करीब 0.05 मीटर, हाँ ठीक है, ये निकाला था हमने 0.05, इसका स्क्वायर पूरा सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा 29.58 × 10⁻³ जूल। ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जो है आपके पास क्या हुआ, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर फॉर्मूले सब याद हैं, बेसिक चीज़ याद है ना, जो मैंने बेसिक आपको पढ़ाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार हाथ से कर ले। अगर बेसिक आपके दिमाग में है तो आप अपने आप ही सारी चीज़ें कर जाएं। और दूसरी, स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर जरूर करें, स्टैंडर्ड इक्वेशन कंपेयर करके आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्या है, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, उसमें क्या है सिर्फ कंसेप्ट यूज करके उसको सोल्व करना है ना। ऐसे क्वेश्चन कुछ देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें देखिए, एक सरल और गति करते हुए कण जब माध्य स्थिति x1 पे है ना, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है
कि माध्य स्थिति कौन सी है, x1, ठीक है। माध्य स्थिति x1 व x2 दूरी पर होता है, दो स्थितियां हैं x1 और x2, इन दूरी पर होता है तो उनका वेग v1 और v2 होता है। कण का आवर्त काल व आयाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें गिवन क्या है कि जब ये x1 पे है तो वेलोसिटी v1 है, और जब ये x2 पे है तो वेलोसिटी कितनी है, v2 पे। तो इनका रिलेशन फाइंड आउट करिए, है ना, पहले तो वो देखते हैं। और दूसरा पूछा क्या है, आवर्त काल पूछ लिया और इसमें आयाम पूछ लिया, है ना। आवर्त काल और आयाम जो है ये दोनों चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है, तो जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन से स्टार्ट किया तो हमारे पास v1 क्या होता है, वो होता है ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, है ना, v1 आ गया। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्योंकि एक ही कण है वो अलग अलग जगह पे है। जब x1 पे है तो इतना वेग है, x2 पे इतना वेग है, तो हमने इक्वेशन यहाँ से बना ली। अब इससे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, दो इक्वेशन है, ठीक है, और दो ही हमें कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कौन कौन सा फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है ओमेगा नोट और ये, क्योंकि देखो आप ओमेगा नोट फाइंड आउट कर लोगे तो टी अपने आप फाइंड आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो आप आराम से अननोन है तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपके पास जितनी इक्वेशन है ना, उतने ही वेरिएबल फाइंड आउट करनी है, उससे ज़्यादा करने हैं। अगर उससे ज़्यादा वेरिएबल फाइंड आउट करने तो आप उस इक्वेशन को, उसका जो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। ये आपने मैथ में पढ़ा, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या है, यूनिक सोल्यूशन होने के लिए जितने वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं उससे ज़्यादा इक्वेशन या उसके इक्वल इक्वेशन, मिनिमम उसके इक्वल इक्वेशन होनी चाहिए। तो आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पहले अगर मान लीजिए कि मुझे एक ज्ञात करना है, यानी कि आयाम निकालना, तो क्या करूँगा, आयाम निकालने के लिए v1/v2 कर दो तो ओमेगा हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखिए कि v1/v2 करते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगी, ओमेगा हट जाएगा, तो रूट a स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन रूट a स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब क्या करें, a फाइंड आउट करना है, पहले रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा v1/v2 ये स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये v1 स्क्वायर ये जाएगा a स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर के साथ, v2 स्क्वायर जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर के साथ। तो पूरी इक्वेशन से a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर v1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर a स्क्वायर और v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। फाइंड आउट क्या करना, ये इसको इस तरफ ले जाइए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर कॉमन लिया तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो v1 स्क्वायर क्या कॉमन आएगा, ये इस तरफ जाएगा, है ना, a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये इस तरफ जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये इक्वेशन हो जाएगी प्लस के अंदर, तो माइनस x1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा, या a इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर x1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आपके पास क्या बन गया, ये बनेगा आपके पास इसका जो क्या कह सकते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। इसका उल्टा देख लीजिए, उल्टा मतलब कि या तो ये होगा ऑप्शन में, हो सकता है इसका उल्टा, उल्टा क्या हो, अगर ये वाला पद इधर और ये वाला इधर हो तो क्या होगा, ये नीचे वाला भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है, v2 स्क्वायर माइनस v1 है, उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या बना सकते हैं भाई, ये भी तो ले सकते हैं इसको कि x1 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर v स्क्वायर, ये हो जाएगा v2 स्क्वायर और v1 स्क्वायर का रूट। दोनों एक ही चीज़ है, ऑप्शन में जो होगा उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना ना भाई। इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो जो आपको गिवन है इक्वेशन उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ आ जाइए। अब क्या निकालना है, आयाम निकाल लिया, दूसरा या टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए मुझे क्या चाहिए, ओमेगा। तो ओमेगा निकालने के लिए मुझे ए को यहाँ से एलिमिनेट करना है, किसको करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का स्क्वायर करिए, तो v1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट, हाँ ओमेगा नॉट चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा नॉट x1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर क्या जाएगा, यहाँ से देखिए ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब क्या करें, तो ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, a नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, तो a नहीं चाहिए तो क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में इसको लिख देता हूँ ओमेगा नॉट स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दीजिए, तो v1 स्क्वायर
प्लस ओमेगा नॉट x1 स्क्वायर। इधर से भी क्या होगा, ओमेगा नॉट a स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और x2 स्क्वायर। ठीक है, बन गई इक्वेशन। ये फ्रेम में आ रही है ना? हाँ आ रही है, कोई समस्या नहीं है। अगला, अब ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए। तो ये लीजिए, ये इक्वेशन इक्वल कर दी। ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर और x2 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या चाहिए, ओमेगा नॉट चाहिए, इसको एक तरफ ले आइए, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए। तो ओमेगा नॉट इसको इस तरफ लाते हैं, तो ओमेगा नॉट x1 स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर और x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओमेगा निकालना है तो रूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड पूछा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट। तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ऊपर, है ना। तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है, आगे इक्वेशन ऑप्शन में या तो ये मिलेगा, ये क्या होगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, तो नीचे क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कुछ भी मिल सकता है ना, उन दोनों में से कोई भी। अल्टीमेटली आपके पास क्या है, जब भी दो इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो आपको क्या करना है, एक को एलिमिनेट करके दूसरे की इक्वेशन बनानी है, सोल्व कर लेना है, फिर वापस उसमें दूसरे की इक्वेशन बना के सोल्व कर लेना। जितने तरीके से कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही आपका सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से इक्वेशन को सोल्व करना आपको आना चाहिए, चाहे कितने भी इक्वेशन आपने जो इससे पहले पढ़ी है किसी से भी सोल्व कर लीजिए। ठीक है, बन गई इक्वेशन। ठीक है, हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस आपके पास ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन और लूँगा इसके ऊपर मैं, क्योंकि यहाँ से मुझे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना लगती है, तो मैं इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ। और जब हम वापस पढ़ेंगे तब भी करेंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। जब हमारा कोर्स पूरा होगा तो फिर उसमें क्वेश्चन करने ही है, तो इस पर हर टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे ही लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसी तरीके का ले लेते हैं। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दें। ये कह रहा है कि t एवं 2t समय पर सरल आवर्त गति कर रहे कण का विस्थापन a व b है, तो दोलन के आवर्त काल की गणना कीजिए। क्वेश्चन ये दे रहा है। अब पहले क्या था, पहले था कि x1 पे v1 वेग है और x2 पे v2 वेग है, तो टाइम पीरियड और पूछा था, है ना। अब क्या पूछ लिया, अब कह रहा है कि टाइम ऑलरेडी गिवन है आपको, t1 गिवन है, t1 के ऊपर एम्पलीट्यूड दिया है और t2 के ऊपर एम्पलीट्यूड दिया है। ठीक है, t1 पे जो एम्पलीट्यूड दिया है, सॉरी t पे जो एम्पलीट्यूड दिया है वो ये दिया है, और 2t था क्या, हाँ 2t पे जो है टाइम पे वो एम्पलीट्यूड कितना दिया है, v दिया है। तो आवर्त काल ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गिवन क्या है, गिवन है टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन बना दीजिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूँ तो हो जाती है x इक्वल टू, बोलो, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, a, ठीक है, कैपिटल A, फिर इसका आयाम कितना है, मान लीजिए a, देन साइन ओमेगा t प्लस फाई। फर्स्ट इक्वेशन तो ये बनी। b में क्या बनेगी, a साइन ओमेगा t, t कितना है, 2t, ठीक है, तो 2t प्लस फाई, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, हो गया ना, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। तो चलिए आगे जो है इस इक्वेशन को, क्योंकि ये, हाँ ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से बन गई। अब इसके बाद क्या है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है किसमें आ रही है, 2t वाले में आ रही है, तो 2t वाले में आ रही है तो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अब इनिशियल फेज दे रखा है क्या, आवर्त काल की गणना, फिलहाल गति कर कण के विस्थापन की गणना की। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर हम इसको कोस फाई की वजह जरूरत है क्या अपने को, इनिशियल फेज इसमें गिवन नहीं है ना, तो इवन इनिशियल फेज गिवन नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए इनिशियल फेज कितनी स्टार्ट, इस वाले केस में 0 मान के चलनी। देखो जब इनिशियल फेज गिवन नहीं है तो हमें इनिशियल फेज नहीं माननी। ठीक है, तो एक चीज़ आप यहाँ से कर दीजिए कि ये इनिशियल फेज है, ये हटा दीजिए, ये थोड़ा सा इक्वेशन इसी में रखिए, ये इक्वेशन रखिए, क्योंकि उसमें गिवन नहीं है इनिशियल फेज। स्टार्टिंग वाला जो केस है हमारा, उसके अंदर इनिशियल फेज हमें गिवन नहीं है, तो इनिशियल फेज गिवन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी। ठीक है, जब इनिशियल फेज गिवन नहीं है, इक्वेशन इस तरह से बनी, तो इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो आप, यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 साइन
थीटा प्लस कोस थीटा ना, 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से इस इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो क्या लिखूंगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी वो किसके बराबर आएगा, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, डिवाइड करते हैं, है ना, क्योंकि मुझे ओमेगा मिल जाएगा इस इक्वेशन में, इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ, 2 में 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं 2 में 1 से डिवाइड करूँगा तो ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास कि 2 कोस ओमेगा टी, सॉरी 2 कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b अपॉन ए, है ना, क्योंकि इसमें इसको डिवाइड किया है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो कुल मिला के कि कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन 2a आ गया। ठीक है, कोस ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया, b अपॉन 2a आ गया। ठीक है, अब आगे तो ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड चाहिए ना, तो टाइम पीरियड मुझे क्या चाहिए, ओमेगा नॉट चाहिए, है ना, ओमेगा नॉट चाहिए, तो ये इस तरह से बनेगी इक्वेशन। आगे सोल्व कर लीजिए, तो कोस इनवर्स b अपॉन 2a, तो ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन की टी गिवन है, क्योंकि ऑलवेज हमें ऑलरेडी क्या है, टी गिवन है, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी किसकी बनी, ओमेगा नॉट की। तो टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो 2 पाई ओमेगा नॉट ये है, इसका रिवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास इसमें डिवाइड करेंगे तो टी तो आ जाएगा ऊपर, और कोस इनवर्स b अपॉन 2 है वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या वैल्यू बन जाएगी, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ दिमाग में रखना, जब आपके पास इनिशियल फेज क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो उसको कितनी कर दो, 0 कर दो, और देन उसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा लें, इससे पहले वाला भी और ये भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। और मैं देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चंस। बाकी सामान्य द्रव्यमान 2 अगर वो दे रखी है तो उसको अपन कर ही देंगे, उसमें कोई सॉल्यूशन वाली इतनी समस्या वाली बात नहीं है, वो मैंने आपको करवा चुका हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन में दिया गया है कि आपके हाँ, ये क्वेश्चन है कि एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m का आवर्त काल 2 सेकंड है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन को समझना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लगा ही लेना, क्योंकि ये मैक्सिमम बंदे हैं जो इसको छोड़ के आने वाले क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसका कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा है ना, और दिमाग हम इतना लगा नहीं पाते हैं एग्जाम में, क्योंकि प्रैक्टिस कम होती है ना। जिसको प्रैक्टिस करने की आदत है, जो हाथ से सॉल्यूशन करता है क्वेश्चन की, उसके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा मामला ना। ये है कि एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m का आवर्तकाल, ठीक है, m द्रव्यमान है और उसका आवर्तकाल यानी कि t गिवन है, कितना दे रखा है, 2 सेकंड दे रखा है ना। देन उसके बाद में यदि इसके साथ साथ 2 किलोग्राम द्रव्यमान और लटका दें तो आवर्तकाल 1 सेकंड बढ़ती हो जाती है। अब इसको अगर m की जगह हम क्या कर देते हैं, m+2 kg कर देते हैं, तो आवर्तकाल कितना हो जाता है, ये मान लीजिए T1 है, तो T2 जो आवर्तकाल है वो कितना हो गया, 1 सेकंड वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 2 + 1 यानी कि 3 सेकंड हो जाता है। ठीक है, 1 सेकंड की वृद्धि हो जाती है। लटके द्रव्यमान m का परिकलन कीजिए। क्या फाइंड आउट करना है, m फाइंड आउट करना है। ये हमारा गिवन है, ये हमें दिया गया है कि m द्रव्यमान का आवर्तकाल कितना है, स्प्रिंग के साथ है, तो कितना है, 2 सेकंड है।
ठीक है। अभी आप कहोगे गुरु जी आपने सर आपने पहले जब कहा था तो ये कहा था कि आउटकाल एम पे डिपेंड नहीं करता, वो सिंपल पेंडुलम के लिए कहा था, ठीक है। ये किसका स्प्रिंग वाला केस है, सिंपल पेंडुलम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो स्प्रिंग वाला केस है। तो इस वाले केस में क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग वाले केस में के आता है, आउटकाल में क्या आता है के, और के क्या होता है ओमेगा नोट अपॉन, सॉरी वो जो उसमें ना ओमेगा नोट आता है ना उसमें आउटकाल में, तो उसके अंदर आपके पास डिवाइड में एम आता है, रूट के बाई एम आता है। ओमेगा नोट कितना होता है रूट के बाई एम, तो उसमें एम ऑलरेडी आता है स्प्रिंग वाला केस में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन जो है हमें गिवन है और एम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आउटकाल गिवन है, तो इसका मतलब यहीं से जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करना है। तो टी क्या होता है, आउटकाल होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा नोट, और इस वाले केस में ओमेगा नोट कितना होता है स्प्रिंग वाले में के बाई एम होता है, मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब क्या हो गया 2 पाई रूट एम बाई के, ये इक्वेशन क्या बनेगी आउटकाल की बनेगी, ठीक है। स्प्रिंग सेम ही है, दिमाग में रखना, स्प्रिंग क्या है आपके पास सेम है। तो T1 की इक्वेशन क्या बनेगी, T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के बन गया, ठीक है। और ये कितना है 2 है। T2 कितना बनेगा, T2 बनेगा 2 पाई, अब कितना होगा रूट एम प्लस 2, ये कितना होगा m प्लस 2 डिवाइडेड बाय के इज इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है, इक्वल टू कितना है 3 है। अब हम क्या करें, अब ये इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में 2 से डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 तो क्या होगा, इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा ये वाली इक्वेशन से देखें तो 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल, चलो मैं लिख देता हूँ 2 पाई रूट एम प्लस 2 अपॉन के डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट एम अपॉन के इज इक्वल टू 3/2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दोनों तरफ क्या करिए स्क्वायर कर लीजिए, तो जैसे ही स्क्वायर करेंगे या फिर रूट के से रूट के कैंसिल, तो ये क्या बनेगा m प्लस 2 अपॉन एम इज इक्वल टू 3/2। तो m प्लस 2 अपॉन एम इज इक्वल टू 9/4, तो 4m प्लस 8 इक्वल टू 9m, इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो 5m इज इक्वल टू 8, तो m इज इक्वल टू 8/5 किलोग्राम, ठीक है। कितना आ गया 8/5 किलोग्राम। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये करीब करीब 1 पॉइंट कितना बचेगा 3 में डिवाइड जाएगा 30 है ना 6, 1.6 किलोग्राम इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बड़ा इजी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखो जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स में आता है तो हम क्या है कि मैक्सिमम लोगों की प्रैक्टिस नहीं होती है ना। समस्या क्या है हमारे साथ, हमें फॉर्मूले सारे याद रहते हैं, सब चीज़ रहती है, पर हमारी प्रैक्टिस नहीं होती, हम भूल जाते हैं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। घबराना नहीं है, जब भी कोई क्वेश्चन आए आज से इसका गिवन लिखिए, गिवन के बाद देखिए कि ये गिवन है और ये आपस में इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन दोनों में रिलेशन हमें पता है कि ये होता है, तो इसी से आगे बढ़ जाइए, अपने आप सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 2 जगह दे रखा है, इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, डिवाइड करना है, जैसे भी करके जो भी चीज़ एलिमिनेट करके उसको फाइंड आउट करना है। अब तरीके खूब हो सकते हैं सोल्व करने के, आपके पास ये 2 इक्वेशन, इनको सोल्व करके एम की वैल्यू निकालनी, बस कैसे भी निकालो, ठीक है। चलिए ये वाला भी हो गया, आगे देखते हैं। आज हम इस वीडियो में, हालांकि मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाह रहा था आगे का भी, पर अभी नहीं, क्योंकि आगे का थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इससे आगे याद करने वाली चीज़ें तो बाद में कर लेंगे। आज इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, कितना टाइम हो गया करीब करीब, हाँ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छा सा कोई। ये देखिए ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। ये एक ऐसा है कि 0.5 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को हल्की स्प्रिंग से लटकाने पर स्प्रिंग की लंबाई में 7 सेमी की वृद्धि हो जाती है। तो क्वेश्चन देखिए इसमें, ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि आपने क्या किया, एक मास है और कितना है वो 0.5 किलोग्राम, इसको लटकाया। तो लटकाया तो स्प्रिंग पहले कितनी थी, अगर आप इसको स्प्रिंग को इस तरह से लटकाते हैं जब कोई मास नहीं है, ठीक है, तब तो ये स्प्रिंग की लेंथ इतनी थी, अब क्या होगा इसमें, ये इतनी लेंथ में वृद्धि हो गई, ठीक है। और ये कितनी है, अब इसमें क्या लिख सकते हैं इसको अपन, जब हमने सोल्व किया था इसको y नॉट लिखा था, इसको तो उसी इक्वेशन से चल रही है, कितनी हो जाएगी हमारे पास y नॉट, और ये कितनी है y नॉट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, है ना, कितना आएगी 7 सेंटीमीटर आ गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि दोलित स्प्रिंग का विस्थापन जब 3 सेंटीमीटर होता है तब उसका वेग, है ना, ये भी दिया हुआ है कि अगर दोलित, अब इसको नीचे खींच के अगर छोड़ देते हैं, मान लीजिए क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, तो दोलन करते टाइम
x इक्वल टू सॉरी y में चल रहा है तो y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के ऊपर जो इसका y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, ये मीटर पर सेकंड, यानी कि 0.4 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी गिवन है। तो स्प्रिंग दोलक की आवृत्ति व आयाम ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी पूछ ली, ठीक है, और क्या पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नॉट, सॉरी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जिसको किससे कोणीय फ्रीक्वेंसी पूछी तो उसको ओमेगा नॉट से लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी पूछ ली और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ जो है इसकी आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड पूछ लिया, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो माइंड को थोड़ा सा खुला रखना है। हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग के अंदर क्या है, खींच के छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे इस मास की वजह से कोई स्प्रिंग में चेंजेस, इसकी लेंथ में कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जैसे इसको लटका रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि लटकाने के ऊपर अभी खींच के छोड़ा नहीं है, सिर्फ इसको मास को लटकाने के तो भी क्या होगा, इससे वो क्या होगा, स्प्रिंग की लेंथ में वृद्धि, और वो किस फोर्स की वजह से होता है, वो mg की वजह से होता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि ऐसे क्वेश्चन में mg इक्वल टू जो है आपका जो kx आप लिखोगे वो इस तरह से लिखोगे। तो mg कितना है 0.5 और इसको g क्वेश्चन में गिवन है 10 ने कितना लिखा होगा कहीं 9.8 लेना है, 10 लिखा नहीं है तो कितना लेना 9. जब 10 लिखा हो तो 10 लेना है, नहीं तो 9.8 लेना है। तो 9.8 इज इक्वल टू के, x कितना है 7। तो k इक्वल टू, ये क्यों दिया है, क्योंकि स्प्रिंग का k नहीं दिया इसलिए हमें ये क्वेश्चन दिए। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 0.5 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आएगा आपके पास 7 न्यूटन पर मीटर, सॉरी 70 न्यूटन पर मीटर, 70 न्यूटन पर मीटर। अच्छा एक चीज़ और करिए, क्योंकि देखो ये किस में मीटर में, उसको मीटर में बदलिए, तो मीटर में कितना होगा 0.07, ठीक है। ये कितना आएगा मीटर में अगर इसको देखेंगे तो 0.07 मीटर आएगा, ठीक है। 0.07 मीटर इसमें लिख देंगे क्योंकि अपने पास किसमें मीटर में है। और हर एक इक्वेशन जो है हम किस में रहते हैं, एमकेएस में रहते हैं, सॉल्यूशन जो होता है तो एमकेएस में आपको इस यूनिट को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया। अब इसमें पूछा आवृत्ति कितनी होगी, तो आप देख लीजिए, अब बड़ा सिंपल हो जाएगा। आवृत्ति क्या होती है, √k/m, ये होती है, यही √k/m। k कितना है 70, m कितना है किलोग्राम में तो 0.5, m कितना है 0.5, ये रूट, तो कितना हो गया 140 का रूट। 140 का रूट निकालो कितना आएगा, ये 140 का रूट करीब आएगा आपके पास 11.8, ये आएगा 11.8, ये रेडियन पर सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, कितना होगा एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है वो मुझे फाइंड आउट करना है। अब क्या एम्पलीट्यूड इन ओमेगा नॉट से नीचे फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। तो मुझे क्या दे रखा है, ये गिवन है, ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखता हूँ, वेलोसिटी दे रखी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी होता है मेरे पास ओमेगा नॉट, ठीक है, y² माइनस, सॉरी a² माइनस, है ना, एम्पलीट्यूड चाहिए तो a² माइनस y² का रूट। यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0.4, ओमेगा नॉट कितना है 1.8, ठीक है, मल्टी इसमें ये आ जाइए, यहाँ से क्या मिल जाएगा। अच्छा या तो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा स्क्वायर में ना, फॉर्मूला बना लेते हैं फिर एक साथ वैल्यू रख देंगे। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा v² अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, डिवाइड में जाएगा, रूट करके y जाएगा इसके साथ प्लस में, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा v² अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस y², ठीक है। इससे अब रख दीजिए सारी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 0.4 स्क्वायर डिवाइड बाय ये कितना है 11.8 स्क्वायर प्लस y कितना है, भाई आपको देगा 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किस में बदलोगे, मीटर में, तो 0.03 स्क्वायर, ठीक है। पूरी इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को जब आप सोल्व करेंगे तो फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ क्या आएगा इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, अच्छा इसका स्क्वायर में आ रहा है ना, इसमें आएगा स्क्वायर में आएगा। तो फाइनल आंसर जो है जब इसका आप टोटल रूट ले लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, इसका पूरे का रूट ले लेंगे, तो जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है, ये फाइनल आंसर मिलेगा 0.45 मीटर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा 0.45 मीटर जो है इसका एम्पलीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ध्यान रखना है, स्प्रिंग वाले में, वर्टिकल में जो हॉरिजॉन्टल है उसमें कोई समस्या नहीं, उसमें आपको ये वाली इक्वेशन नहीं बनेगी। जब वर्टिकल वाली इक्वेशन है तो वर्टिकल में आप दिमाग में जरूर रखेंगे ये वाली इक्वेशन, और आपको दिया भी वर्टिकल वाला ही दिया जाएगा, ठीक है, दिया भी क्या जाएगा, वर्टिकल का ही दिया
जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि आपसे एक कंसेप्ट आगे चलेंगे, छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो आप ना, एमएससी किए हुए बच्चे हो और उसके बाद आपको जो है फर्स्ट ग्रेड की लेक्चर बनने वाले हो, यानी कि 4800 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड बहुत बड़ी होती है, आपको पता है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है टीचर के ऊपर, है ना। हम जो है, एक शिक्षक जो होता है वो अपनी अहमियत नहीं जानता है। 4800 पे ग्रेड का मतलब समझते हैं, यानी कि 5400 पे ग्रेड तो एक आईएएस और आईपीएस वगैरह होते हैं ना, उनकी होती है 5400 पे ग्रेड, यानी कि हम उनसे जस्ट एक स्टेप नीचे हैं, समझ पा रहे हो। और एसडीएम वगैरह से उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, उनकी स्टार्टिंग भी 5400 पे ग्रेड से होती है, ठीक है। और दिमाग में क्या रखना है, हम इस पे ग्रेड के लेवल के अधिकारी हैं तो हमें वो क्या होना चाहिए, रुतबा हमारा होना भी चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारी, मैं मतलब कई बार जो है मैं बड़ा वो विचलित होता हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए कि एक जो शिक्षक है वो अपनी अहमियत नहीं जानता है। जब वो किसी ऑफिस में जाता है ना, एक बाबू जो अपने 2400 पे ग्रेड 2800 पे, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होना पड़ता है उसको, एसडीएम के ऑफिस में जाता, तो क्यों, क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, ठीक है। आपके ऊपर जब आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बन जाएंगे तो जो भी शिक्षक है जितने भी, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी को कर, क्योंकि वो देश बनाते हैं, हम लोग जो है हम क्या बनाते हैं, हम देश बनाते हैं, ठीक है। वो आईएएस जो उस ऑफिस में बैठ के हमारे ऊपर हुक्म चलाता, हमने उसको बनाया है, उस आईपीएस को हमने बनाया है, उस डॉक्टर को हमने बनाया, उस इंजीनियर को हमने बनाया है। हर एक जो डिपार्टमेंट में आप जिसमें जाते हो वो हमारी बदौलत वहाँ बैठे हैं, लेकिन हम फिर भी हमारी अहमियत नहीं समझे, क्योंकि हम हमारी अगर आत्मसम्मान की इज्जत करेंगे, हम हमारे रेस्पेक्ट हमारी खुद करेंगे तो लोग हमारी रेस्पेक्ट करेंगे, और ये ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं। क्यों गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है, या स्कूल्स में या कॉलेज के अंदर जैसे एडमिशन्स कम होते हैं, पढ़ाई नहीं होती है, क्यों नहीं होती है। माना एक है उसका रीजन कि मान लीजिए आपके पास दूसरा काम ज़्यादा होता है, लेकिन वो दूसरा काम गौण है, वो बाद का है। पहले आपका कौन सा काम है, पहले आपका काम है पढ़ाना, क्योंकि हमें जो रिक्रूटमेंट आरपीएससी करती है वो किसके लिए करती है, पढ़ाने के लिए करती है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। जो भी लेक्चरर्स आप बने तो एक चीज़ करें, अभी जैसे मैं हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस वीडियो लेक्चर बनाने की, मुझे मेरी तनख्वाह मिल रही है, सब कुछ है, मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, स्टेब्लिश गवर्नमेंट जॉब में हूँ, 6000 पे ग्रेड पे गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है इसके करने की। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक तो मेरा इंटरेस्ट है पहली बात, तो दूसरा क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मैंने ये टीचर्स की जो या फिर ये लेक्चरर्स की जो मैंने ये कॉलेज लेक्चर वाली जो वैकेंसी है, या फिर मैंने ये जॉब लेना चाहिए, तो इससे क्यों लेना चाहा है मैंने इस जॉब को इसलिए लेना चाहा है क्योंकि मुझे पढ़ाने में, मुझे टीचर बनने में गर्व महसूस करता हूँ। मैं फिजिक्स पढ़ाने में गर्व महसूस करता हूँ। मुझे ये पता है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो कुछ लोग जो मेरे से अभी भी वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग जो है वो समाज में जाएंगे, वो समाज में सेवा करेंगे, तो मुझे उसकी खुशी मिलेगी। पैसे नहीं है, मुझे पता है, मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है। मुझे पता है मेरे इतना ना तो यूट्यूब लाइक्स मतलब व्यूज़ होने वाले हैं, ना इतने, मैंने करीब 120 वीडियो चलाती हैं, ठीक है। पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा जितना अच्छा मतलब मैंने मिलना चाहिए, जैसा मैं सोच के कर रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चा भी देख रहा है ना, मैं उसके लिए बना रहा हूँ। अगर एक बच्चा भी देख रहा है तो मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वो एक बच्चा अगर देख के लगता है तो मेरे लिए वही मेरी फीस है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो इससे आगे जो भी हमारा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन वगैरह है, कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन और ड्राइव्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।